ठीक। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों जो कुछ दिखाई दे रहा है, उन सभी वस्तुओं का नाम वैज्ञानिकों ने रखा है पदार्थ। ठीक। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है डस्टर। डस्टर की आकृति आप देख सकते हैं, आयतन अलग अलग, ये अलग है। पेन देखेंगे, इसकी बनावट अलग है। डंडा, इसकी बनावट अलग है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जैसे कि यह डंडा लकड़ी से बना है, तो यह एक पदार्थ है। डस्टर भी बना है लकड़ी से, है ना, तो यह भी एक पदार्थ है। पुस्तक बनी है कागज से, यह भी एक पदार्थ है। इस यानी किसी भी वस्तु जो बनी होती है, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। जो प्रत्येक वस्तु या पदार्थ होती है, उसका एक आकार, आयतन निश्चित होता है, तो जहां भी रहेगा वो जगह को घेरेगा। ये डस्टर जहाँ रखेंगे वो जगह तो घेर गई, ठीक है। ये जहाँ रखेंगे वो जगह वहाँ घेर जाएगी, ठीक है। जैसे आप बैठे हो तो आप भी जगह को तो घेर रहे हो ना, समाप्त कर रहे हो, वहाँ कोई और नहीं बैठ सकता आपके ऊपर, ठीक। ऐसा मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। याद रखना, पंच तत्व किसे कहा गया है? जिनके बिना मानव के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायु जो हवा है, ठीक है। पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, अग्नि जिसमें हम खाना बनाते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और आकाश जहाँ से वर्षा होती है, जहाँ बादल होते हैं, ठीक है। ये पंच तत्व याद कर लेना। बोलो पहला वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनकी नहीं है। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। जो ये पंच तत्व बने हैं ना, इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। कोई भी पदार्थ यदि बनी है तो इन्हीं के सहयोग से बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जीव हो, जैसे आप हो, जीव जंतु हैं, ठीक है, ये सजीव है। ये डंडा निर्जीव है, ये यहाँ रख दिया जाए तो यहीं रखा रहेगा, यहाँ से उठ के वहां ना पहुंच जाएगा, कि पहुंच जाएगा नहीं, ठीक है। ये बुक रखी, यहाँ रखोगी, ये वहां पहुंच जाएगी नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और हम अपने से पहुंच सकते हैं ना वहां, यहाँ, ठीक है। जिनके अंदर जीव होता है वो सजीव, निर्जीव जो अपने से कार्य नहीं कर सकते। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म, रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पदार्थ को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। याद रखना, ठीक। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ, बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी, मतलब 2 प्रकार की सोच रही हैं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, ठीक है, परंतु अन्य मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। इसमें 2 विचारधाराएं आई कि पदार्थ पहला किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। लेकिन दूसरी विचारधारा आई कि रेत की तरह कण होते हैं, उनसे मिलकर पदार्थ बने होते हैं। आइए के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से बने हैं। क्रियाकलाप मतलब
एक प्रयोग करते हैं। ठीक है, 100 ml का बीकर ले, बीकर का मतलब एक गिलास टाइप का होता है, उसमें भर लिया जाता है। ठीक है, बीकर होती है। इस बीकर को जल से आधा भरकर उसको आधा भरेंगे उसमें पानी। ठीक है, जल के स्तर पर क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे। निशान किससे, चौक से या फिर जिससे भी, है ना, हो जाएगा। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। उसमें क्या करेंगे, नमक थोड़ी मिला के घोर देंगे। ठीक है, किससे, चम्मच से या फिर जिससे भी, है ना। अपन जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। पहले पानी नॉर्मल रहेगा, तो कैसे रहेगा, जैसे रहता है, लेकिन उसमें नमक डालोगे तो उसका रंग अलग हो जाएगा ना, कुछ अलग हो सकता है, सफेद सफेद जैसा भी हो। ठीक है, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया। तो जल का स्तर मतलब वो जितना था पानी तो उतना ही है, लेकिन वो जो कण थे उसके उसमें मिल गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि हमने आपको बताया। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, एक क्रियाकलाप में देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को, क्रिस्टल मतलब होता है किसी भी चीज के भाग। ठीक है, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से, तो इसे हम कब कर सकते हैं, जब एक प्रैक्टिकल लैब में रहेंगे, है ना, जब वो चीजें रहेंगी तो अपन प्रैक्टिकल करके भी उसको दिखाएंगे। ठीक, लेकिन अभी तो पढ़ते हैं। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी का बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण मतलब छोटे छोटे कण। ठीक है, सूक्ष्म कण मतलब छोटे छोटे कण, सूक्ष्म मतलब छोटा और कण मतलब मैंने बताया कि कणों से मिलकर क्या बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। ठीक है, एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण कितने होते हैं, कितने छोटे, इतने छोटे होते कि हम देख भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे भी कण हो सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी ये कैसे हमें पता चले कि पदार्थ कोई भी चीज है। ठीक है, जो पदार्थ के कण हैं उनके गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यहां समझना। ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड है ना, बोर्ड को इकट्ठा करने में अलग अलग छोटे छोटे कण मिले होंगे, फिर इसके बाद ये बना होगा। तो सभी कण तो अलग अलग ही होंगे ना, उनको जब निकाला जाएगा तो वो सब अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मिलकर वो क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी देखो ये जो पदार्थ के कण है ना, ये दूर दूर होते हैं, लेकिन बाहर से अपन क्या करते हैं, ज्वाइंट अपन को दिखते हैं, लेकिन बाहर अंदर ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कई प्रकार के कण होते हैं। दूसरा क्या होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप बताओ, जब घर की छानी होती है ना, छानी से जब प्रकाश आता है तो कुछ दिखता है तुम लोगों को, छानी के बीच से वो प्रकाश आता है तो तुमको धुंधला धुंधला दिखता होगा, लगता है कोई प्रकाश आ रहा है, कोई जा रहा है, बीच में उंगली करोगे तो रेड रेड आपके हाथों में दिखाई देता है। तो वो जो कण देखोगे ना, तो कण कैसे होते हैं, उनके बीच वो देखो, तुम देखोगे तुमको लगेगा अलग अलग कण, एक यहाँ जा रहा है, एक वहां जा रहा है, एक वहां जा रहा है, दूर दूर होते हैं ना। दूसरा क्या होता है, वो तेज होते हैं, गतिशील, कोई यहाँ जल्दी जा रहा है, कोई यहाँ जल्दी जा रहा है, देखोगे आप, धुआं जैसे होता है। ठीक है, तो वो पदार्थ के कण ही है। पदार्थ के कण पहले क्या है, उनमें दूरी है, दूसरा क्या है, वो तेज है, गतिशील है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। जब कोई पदार्थ या वस्तु क्या होती है, चलती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। आप जब चलते हो ना, तो आप में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए आप चल पाते हो। स्थितिज ऊर्जा मतलब जिसमें आप रुके हुए, अभी बैठे हैं ना, मतलब स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जब चल रहे हैं तो उस समय गतिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखना।
दो प्रकार की ऊर्जा अपन बताए, ठीक है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित, पता ही नहीं चलता कि कौन सा कण किसके साथ मिल गया। सर जी ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, ठीक है। देखो, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, जैसे पानी के कण है ना अलग अलग, उसमें नमक मिला दिए तो क्या हो गया, मिल गए ना। नमक के अणु और जल के अणु क्या हो गए, मिक्स हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, विसरण। क्या बोलते हैं, जिसमें अलग अलग पदार्थों के अणु मिल जाए उसे विसरण कहते हैं। ये प्रश्न में आएगा, ठीक है, ये याद करते जाना। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है। चाय बनती है, पानी डालते हो, सबसे पहले दूध डालते हो, जो भी डालते हो, शक्कर डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, बिना गर्म किए हो तुम्हारी चाय बन जाएगी नहीं। लेकिन जब गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगी। अब वही चाय यदि 10 दिन रखे रहो वैसे डाल के केवल, तो बन जाएगी ना, बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, बहुत दिन रखे रह गए, ठीक है। लेकिन जो चाय है ना, लेकिन जो आपने देखा चाय जब गर्म किए हो तो क्या हो गया, बढ़िया तुरंत बन गई। यानी यदि हम उसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वो चीज जल्दी तेज हो जाएगी। हाँ ठीक, क्रिया जल्दी हो जाएगी। इसमें यही बताया है, विसरण जल्दी कब होगा, जब हम उसको गर्म करेंगे। जो चीज जितना गर्म करेंगे वो उतना जल्दी उसमें विसरण होगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। चाय जब गर्म करते हो ना, चाय जब गर्म करते हो तो देखोगे उसके अलग अलग अणु क्या करते हैं, कोई दूध कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं चाय पत्ती ऊपर जा रही है, कहीं शक्कर नीचे काम कर रही है। देखोगे ना कितने जल्दी जल्दी वो कण चलने लगते हैं। याद रखना, किसके, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, उसके हम गुण बता रहे हैं पदार्थ के कणों के। पहला क्या होता है, वो दूर दूर होते हैं। दूसरा क्या होता है, निरंतरशील होते हैं। निरंतर क्या होते हैं, तीसरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो जितने में वो रोशनी आती है आपके खप्पर से, उतने में ही अड़ू रहते हैं कण। यहाँ वहां भाग जाते हैं क्या, कि वहां प्रकाश नहीं है वहां भी चलो, ऐसा नहीं जाते ना। तुमको उसी में दिखेंगे कि उसी के अंतर्गत एक दूसरे के आस ही पास रहते हैं वो, ठीक है। और क्या बताया, दो प्रकार की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। जब हम चल रहे हैं मतलब गतिज ऊर्जा, और जब हम बैठे हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा। पदार्थ में भी लगा सकते हो, ये अभी रखी है, क्या है, स्थितिज ऊर्जा में, लेकिन इसको हम उठाए तो ये गतिज ऊर्जा में ये कर रहे हैं, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। ठीक, याद रखना, ये तुम्हारे लिए भी है, ठीक। विज्ञान चाहे कोई कक्षा हो, सब में काम करेगी। पदार्थ की अवस्थाएं, मैंने बताया था ना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है। ठोस मतलब जिसका आकार आयतन निश्चित होता है, पाइप देख रहा है, ठीक है, ये बोर्ड दिख रहा है, ये ठोस अवस्था में। आकार भी निश्चित है, नाप तौलोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, द्रव, जिसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी 1 गिलास पानी है ना, तो 1 गिलास ही पानी रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन उसको लोटा में डालोगे तो लोटा जैसे पानी हो जाएगा आकार उसका, ठीक है। खोरिया में डालोगे तो खोरिया जैसे हो जाएगा। आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, मतलब वो द्रव अवस्था है। तेल भी हो सकता है, ठीक, वो द्रव अवस्था में। तीसरी गैस अवस्था, न उसका आकार निश्चित होता है, न उसका आयतन निश्चित होता है। तुम गैस को बता सकते हो यहाँ कितनी गैस है, नहीं बता सकते। आकार बता सकते हो कि गैस कैसी दिखती है, बताओ, नहीं बता सकते ना, तो हो गई गैस अवस्था। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्य। इसको इंग्लिश से बोलते हैं मैटर, ठीक। ये अपन के समझ में आया। देखो इसमें यही बताया गया है, थोड़ी थोड़ी सुनना, ठीक है। ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बार बार लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार हटा लेने पर पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है।
अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। ये बताओ, नमक को आप पीसोगे, पीसा मान लो नमक, उसको और पीसोगे तो वो उसी तरह रहेगा ना कि और पीस जाएगा? नहीं पीसेगा ना। वो कौन सी अवस्था में है? वो नमक ठोस अवस्था में है। द्रवावस्था में वो है जो यहाँ पानी रखे वहां पहुंच गया। ठीक है, ये पानी है, दूध है। समझ में आया ना? जैसे तीन इसमें गैस बताया, एलपीजी गैस बताई गई है, सीएनजी गैस बताई गई है। तो एलपीजी का मतलब इसमें फुल फॉर्म याद होना चाहिए अपन को। ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। कि इसमें जो हमारा खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? जो खाना एचपी है, एचपी खाना में कौन सी गैस? हाँ, एलपीजी गैस। एलपीजी गैस। ठीक है, ये याद रखना, किसी प्रकार के द्रव्यमान का आयतन यदि ज्ञात करना है, ठीक है, या घनत्व ज्ञात करना है, तब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये याद रखना। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो बदल सकता है। नहीं। क्यों नहीं बदल सकता? पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। यदि दूध है, दूध को चावल में डाले, बदल गया चावल में, वो ठोस हो गया ना। ठीक है, यानी जैसे गैस है, गैस बदल सकता है। गैस पानी में घुल सकती है ना। मछली को आपने सुना, मछली सांस लेती है, कहाँ से सांस लेती है? पानी में हवा होगा तब ना वो सांस लेती होगी, तो वो पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है, तो उस प्रकार वो द्रव में आ गई, गैस से द्रव में आ गई। ठीक है, और जब गैस है उसमें पानी जब देखोगे गैस ऐसी भरी रहती है तो उसके अंदर वो पानी बन जाता है, तो गैस से द्रव में आ गई ना। ऐसा तो भी बदल सकती है। तापमान का प्रभाव पड़ता है पदार्थ की अवस्था में कि नहीं पड़ता? पड़ता है। कैसे पड़ता है? गर्म करने पर क्या होता है? जल्दी विसरण हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था में तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो, दो होते, एक गलनांक और एक क्वथनांक। गलनांक मतलब होता है किसी भी पदार्थ का गलना। तो गलना क्या होता है? समझ में आया? बर्फ है, वो एक जमा हुआ है, यहाँ रख दिए, थोड़ी देर बाद वो गलेगा कि उबलेगा? पिघलेगा, उसको बोलते हैं गलना, है ना। तो होता है गलनांक। अब गलना क्या होता है? जैसे चाय बना के रख दिए आग में, अब वो क्या होगी? वो गलेगी कि उबलेगी? उबलेगी ना। तो उसी प्रकार गलनांक और क्वथनांक में यही अंतर। गलनांक का मतलब किसी पदार्थ का गलना, वह गलनांक कहलाता है, और किसी पदार्थ का उबलना वह क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक मतलब उबलना, चाय का उबलना, पानी का उबलना, ये सब जितने भी उबलने होते हैं उसमें क्या होता है? उसका मतलब क्वथनांक होता है। गलनांक मतलब जिसमें पदार्थ गलता है। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। हाँ, यदि कोई पदार्थ जल्दी गल जाता है तो उसके बीच आकर्षण यानी उसके बंध जो है क्या है? कमजोर है, जल्दी पिघल गया। लेकिन वह आसानी से यदि नहीं टूटकर नहीं पिघलता है तो मतलब उसके जो है कण आपस में तेजी से मजबूती से बंधे हुए हैं। ठीक है, क्या क्या अपन पढ़ लिए? पदार्थ पढ़ लिए। पदार्थ नाम किसने दिया? वैज्ञानिकों ने दिया। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्वथनांक मतलब उबलना, मतलब गलना। बताए?
समझ में आया इतना? किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है? पेज पलटा लिए। पेज पलटा लिए। हाँ पेज पलटा लिया ना, मैं पहुंच गया 9 नंबर में पहुंच गया। दाब परिवर्तन का प्रभाव। एक बात बताना है आप, देखो एक बीकर है, उसमें क्या भरा? पानी भरा हुआ है। जब तक उसमें दाब नहीं लगा तब तक वो पानी वहीं है, लेकिन उसमें जब ही दाब सिरेंज देखिए जब निकालता है डॉक्टर तो थोड़ी निकालती है, लेकिन जब वो पूरा खींच लेता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी भर गई ना। लास्ट में आप देखोगे तो वो कम रहती है। तो गैस का प्रभाव बहुत है, यदि किसी भी चीज को दबाओगे तो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। अब घर में क्या रखा है? भूसा भरते हो ना, उसमें टाली में भरा रहता है। जब भर नहीं उसमें कूदोगे या फिर उसमें दबाव नहीं लगाओगे तो उतना ही भरा रहेगा। हाँ है ना, लेकिन उसी में यदि दबाव करोगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और बहुत सारा उसमें भूसा भर सकते हो। छोटा सा उदाहरण है, ठीक है। तो जिसमें जितना दबाव लगाओगे उतना कम होता जाएगा, ठीक है, या फिर कम घनत्व या कम क्षेत्र में वह स्थिर हो जाएगा। ठीक है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है, ताप का भी प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या है? जब हम वाष्पीकरण कब होता है? गलने में कि उबलने में? उबलने में। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि जो ऊपर से पानी होता है उड़ते हुए दिखाई देता है कि नहीं दिखता? वो है वाष्पीकरण। यानी आप ऐसे करना कभी तो आपके हाथ में पानी हो जाएगा, ठीक है। तो वही है वाष्पीकरण। गर्म पानी के ऊपर कोई बर्तन रख दे तो पूरा हाँ, जैसे चावल बनाते हैं ना तो ऊपर तो रखते हैं, ढकते हैं अपन, तो देखेंगे बाद में उसमें क्या हो जाता है? पानी हो जाता है, ठीक है। वही है वाष्पीकरण। उबलते समय जो पदार्थ है किसमें? द्रव के रूप में वाष्पित होने लगता है, उड़ने लगता है।